Okay, good morning everyone. Namaskar. Good morning, good morning, good morning. Okay, so all well, कैसे आप सब बढ़िया चल रहा है? राधारमन मलिक के पेज रसगुल्ले कैसे लगे? बढ़िया थे, अच्छे थे। चलो, आज का लेक्चर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके है, रेडी है सब? पूछ तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे तुमने रेस लगानी हो। रेडी हो? रेडी ऑब्वियस है, तभी क्लास में आएगा, पूछने की जरूरत क्या है? ओके, इन केस अगर आप में से कोई बच्चा नया जुड़ा है तो आज की क्लास ना देखकर बेटर है आप 22 से मेरा नया कोर्स आ रहा है बैंकिंग अवेयरनेस का, उसको आप देखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास देखेंगे तो कुछ चीजें हो सकता है नहीं समझ में आए, तो 22 से बेसिक से नया कोर्स आ रहा है, उसी को स्टार्ट कर लीजिए देखना। ठीक है, ओके, यानी कि 2 दिन बाद ही आ रहा है, थर्सडे से। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सबसे पहले CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम यहाँ पर कुछ चीजों में डिवाइड करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को सबसे पहले समझते हैं हम कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं किसी भी चीज का, यानी कि कंट्री से कोई सामान बाहर जाता है, देश में जाता है, यहाँ से बेचते हैं, बाहर गया तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और विदेश की कंट्री से, किसी भी कंट्री से हमने बाहर से माल को, गुड्स को लेकर आए, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होती हैं चीजें, वो गुड्स भी हो सकती हैं और वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों हो सकती हैं, गुड्स भी सर्विसेज। गुड्स यानी कि कोई भी फिजिकल चीज जो आप बाहर भेज सकते हो, और सर्विस यानी कि कोई भी, लाइक मैं टीच कर रहा हूँ, तो मैं अगर बाहर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, विदेश के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक प्रकार से वो हुआ कि सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया गया, है ना। चाहे प्रोफेशनल सर्विस हो, हेल्थ की हो, डॉक्टर हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की सर्विसेज कुछ भी अगर कोई भी बाहर के विदेश के लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे कॉल सेंटर, BPO वगैरह हो गए, है ना, लोग यहाँ बैठे वहां के लोगों को काम करते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सर्विस। आप जॉब कर रहे हैं बाहर की किसी विदेशी कंपनी में, इंडिया में बैठे, दैट इज अ सर्विस, आप अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से इंपोर्ट भी होता है, गुड्स का भी होता है और सर्विसेज का भी होता है। इंडिया में फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया में इंपोर्ट जो है वो गुड्स का ज्यादा होता है, गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा होता है इंडिया में, और जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो यहाँ पर कम होता है। जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो यहाँ पर आपका कम होता है। तो इंडिया को हम कह सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर एक इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री है, कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं गुड्स का। लेकिन अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज के मामले में यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। सर्विसेज में इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। ठीक है,
अब लेकिन इन दोनों को जब मैं टोटल करता हूं तो मेरे पास जो फिगर ओवरऑल आती है उसमें मुझे यही देखने को मिलता है, ओवरऑल इंडिया का जो इंपोर्ट है दैट इज मोर देन द एक्सपोर्ट। अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को लगा दूं तो दोनों का अगर डाटा दे दूं तो ये डाटा हर एक मंथ बदलता रहता है। हर एक मंथ मैं करंट अफेयर्स में इसको बढ़ाता भी हूँ, है ना, ऑलमोस्ट कि क्या डाटा आया है, क्या पिछले महीने क्या इंपोर्ट रहा, क्या एक्सपोर्ट रहा, वगैरह वगैरह। तो कुछ फिक्स डाटा नहीं है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जब आपका एग्जाम आता है तो उससे पहले का जो डाटा आया बस आप वो याद करके जाइएगा। अब जब भी यहाँ पर इंपोर्ट यहाँ पर ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो यहां पर एक प्रकार का डेफिशिट क्रिएट हो जाता है, डेफिशिट, ठीक है। और जो भी यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांजैक्शंस, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड की जाती हैं, जहां पर भी वो रिकॉर्ड की जाती हैं उस जगह को, उस मतलब कि उस प्लेस को कह लीजिए, उस कागज को कह लीजिए, उस उन बुक्स को कह लीजिए जहां पर ये लिखी जाती हैं, चाहे कंप्यूटराइज सिस्टम हो चाहे मैनुअल हो, जो भी हो, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली जो होता है वो केवल और केवल गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गुड्स को यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ी सी वाइड टर्म है, सिर्फ गुड्स भी शामिल होते हैं, सर्विसेज भी शामिल होती हैं, कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं जिनके ऊपर अभी बात करता हूं मैं। इतना बेसिक क्लियर हो गया? आई होप कि इतनी चीज समझ में आ गई होगी अभी तक, राइट? इसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे जस्ट 2-3 मिनट दो, मुझे आज की क्लास की पीडीएफ मिल नहीं रही है, शायद या तो दूसरे पीसी में है, क्या है, 2 मिनट दो, मैं ढूंढ कर अभी लेता हूँ, क्योंकि इसमें पीडीएफ से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मिल गई, मिल गई, मिल गई। ओके, तो अभी अभी मैंने आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बताया था, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अभी और चीजें बतानी बाकी है, ठीक है। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इनको हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। वन इज द करंट अकाउंट, दूसरा भी कैपिटल अकाउंट है। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का रिलेशन बैंक के करंट अकाउंट से नहीं है, ना ही कैपिटल अकाउंट का रिलेशन जो बैलेंस शीट में कैपिटल हमारी होती है उससे। इन दोनों का नाम जरूर सेम है, किसी और के नाम से मिलता है, किसी और तरह से यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन जो इसका नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है उसके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से।
यहां पर जो करंट अकाउंट है, जो पर्टिकुलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बनता है करंट अकाउंट, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़ी हुई होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जुड़ी हुई होती हैं, उसके अलावा किसी भी तरह का यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर किसको कहते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं कि ऐसा ट्रांसफर जो कि एक साइड ही होगा, वापस उसका पैसा नहीं आएगा। मान लीजिए एक देश दूसरे देश को किसी तरह की डोनेशन दे रहा है, मदद कर रहा है, ग्रांट्स दे रहा है ना। जैसे आता है ना बहुत बार न्यूज में कि इस इंडिया ने इस देश को इतना पैसा दे दिया, मेडिकल सर्विस का दे दिया, ये वैक्सीन दे दी, श्रीलंका को पैसा दे दिया, व्हाटसोएवर ग्रांट के फॉर्म में दे दिया। अभी 2-3 दिन पहले भी एक न्यूज आई थी, ग्रांट के फॉर्म में पैसा दे दिया। तो वो पैसा यहाँ पर वापस नहीं आएगा, वो जस्ट एक बार में ही वन साइडेड ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर आपकी गिफ्ट के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में कोई ऐसे ही पैसा भेज दिया गया है, तो वो यहाँ पर आपकी वन साइड ट्रांजेक्शन जो है, वन वे ट्रांजेक्शन जो है, वो यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन कहलाती है। और ये ट्रांजेक्शन इंडिया वाले भी बाहर भेज सकते हैं और बाहर से इंडिया में भी आ सकती है। कोई भी ट्रांजेक्शन इनकमिंग भी हो सकती है, आउटगोइंग भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। ये हुआ यहाँ पर यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा करंट अकाउंट में यहां पर आपकी एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और वो होती है इनकम। अगर किसी तरह की इनकम रिसीव हुई है बाहर विदेश से, या फिर मैं यहां पर आपका पेमेंट कर रहा हूं बाहर विदेश में। अब इनकम रिसीव हुई है, इनकम कहां से रिसीव होगी? आपको याद होगा कल हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कल की क्लास में। उससे मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? रेंट, कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, राइट, इसी फॉर्म में होती है। यही था, वेजेस, है ना। तो वही इसका पार्ट बनते हैं। अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर विदेश में है और बाहर विदेश से वो फैक्टर इनकम आ रही है इनसाइड, या फिर हमारे इंडिया में फैक्टर इनकम बाहर जा रही है। कल हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पढ़ा था ना, एक लेक्चर, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रोड मैंने निकाला था। तो वही फैक्टर इनकम में बात कर रहा हूं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रोड जो है, वो भी यहां पर करंट अकाउंट का ही पार्ट बनेगा। तो करंट अकाउंट में यहां पर कंपोनेंट कौन कौन से आए? एक तो आया यहां पर एक तो आया बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरी चीज इसमें आएगी यूनिलेटरल ट्रांसफर। चौथी चीज इसमें आएगी यहां पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और दी टू अब्रोड। अगर इन सबको मैं यहां पर टोटल लगा लूं, आंकलन कर लूं, सब कुछ मैं कर लूं, तो ये सारा का सारा एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही बुक्स में रिकॉर्ड होगा, और उन बुक्स को हम करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है। और इसमें अगर मैं अकेला अकेला बात करूं यहां पर गुड्स की, अकेले गुड्स की बात करूं, तो गुड्स की जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कहां होगी? वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कंसेप्ट है कह लीजिए, और करंट अकाउंट जो है वो एक बड़ा कंसेप्ट है। करंट अकाउंट के अंदर अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक पार्ट बनता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है। तो करंट बैलेंस ऑफ जो करंट अकाउंट है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एक नैरो कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू दी करंट अकाउंट। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी, इजी सी थी, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज है, अभी करंट अकाउंट पढ़ा, नेक्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या होता है? कैपिटल अकाउंट यहां पर होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन यहां पर आपकी दो देशों के बीच में की जाती है, दो देशों के बीच में की जाती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नहीं, इसके अलावा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन के अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन की जाती है जिसकी वजह से एक किसी देश की असेट या फिर लायबिलिटी में बदलाव आता है, उस चीज को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दोबारा सुनना, अगर किसी देश की, दो देशों के बीच में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन की जाती है जिसमें किसी भी एक देश की असेट और लायबिलिटी में बदलाव आता है या फिर चेंजेस आते हैं, चेंजेस,
बदलाव आता है, उसको हम यहां पर क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज दी, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर दी कैपिटल अकाउंट। दैट इज रिकॉर्डेड अंडर दी कैपिटल अकाउंट, उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। अब असेट और लायबिलिटी में चेंजेस कब आते हैं? असेट ऐसी कोई चीज जिसको मैं ओन करता हूं, है ना, यानी कि मैं मान लीजिए बाहर विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है, यानी कि मेरी असेट बदली है, राइट। किसी भी तरह का लोन लिया गया है, यानी कि मेरी लायबिलिटी बदली है। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? तो यानी कि ये एक फ्यू ऑफ द एग्जांपल हैं आपके, जो कि यहां पर आपके बताते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आएगी। किसी भी तरह का लोन फॉरेनर्स ने यहां इंडिया से ले लिया है ना, लोन लिया, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की, है ना, तो वो यहां पर कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की, किसी प्राइवेट सेक्टर की, यानी गवर्नमेंट बाहर से विदेशों से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो वो भी इसी का पार्ट बनेगा। ठीक है। या फिर हम लोग बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ की कंट्रीज बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बाहर की कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, एफडीआई, एफआईआई के फॉर्म में बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है ना इंडिया में, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है, वो सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके इसी में कैपिटल अकाउंट में ही इनका रोल प्ले होता है। ठीक है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में ही आपकी कवर की जाती है। गॉट माय पॉइंट? अब यहां पर थोड़ा सा और समझाता हूं इसको। अभी तक हमने एक चीज पढ़ी थी, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और मैंने ये कहा था एक्सपोर्ट हमेशा हमारा कम है, इंपोर्ट हमारा हमेशा ज्यादा है। अब जब मैं कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे उसके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लीजिए इंपोर्ट मेरा $100 का है, $100 का है ना, और एक्सपोर्ट मेरा $80 का है। तो जो एक्सपोर्ट मैंने किया वहां से तो मुझे $80 प्राप्त हो गए, मिल गए। जो मैंने इंपोर्ट किया $100 का, उसके लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी $100, तो $80 तो मैंने पेमेंट वहां से कर दी, जो मुझे मिली मैंने वहां से $80 पेमेंट कर दिया। लेकिन बाकी $20 कहां से आएंगे? अब $20 पेमेंट करने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो है फाइनेंसिंग, और वो फाइनेंसिंग होती है कहां से? लोन के फॉर्म में, विदेशों से लोन ले लेना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह, है ना, इस तरह से मैंने लोन ले लिया। लोन लिया तो वो $20 मेरे आ गए, और मेरे इधर भी 100, मैंने $100 जो मेरे पास है, 80 यहां से उठाया, 20 वहां से उठाया, लोन के फॉर्म में फाइनेंस लिया, और मैंने $100 की पेमेंट कर दी। तो यहां पर जो करंट अकाउंट में जो एक डेफिशिएट था, ये करंट अकाउंट में डेफिशिएट था ना, इंपोर्ट मेरा ज्यादा था, एक्सपोर्ट मेरा कम था, दिस करंट अकाउंट में जो डेफिशिएट था, इसी को हम कहते हैं CAD, दैट इज ए करंट अकाउंट डेफिशिएट, जो आज की क्लास के टाइटल में भी आपको दिख रहा होगा, करंट अकाउंट डेफिशिएट, इसी को कहते हैं। और इसी करंट अकाउंट डेफिशिएट जो $20 का है मेरे पास, इस करंट अकाउंट डेफिशिएट को मुझे फाइनेंस करना है, इसी करंट अकाउंट डेफिशिएट को फाइनेंस करना है, और वो मुझे लोन के रूप में फाइनेंस करूंगा, इसी को कहते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग कह लीजिए, करंट अकाउंट डेफिशिएट फाइनेंस कह लो, है ना, यही करंट अकाउंट के डेफिशिएट को फाइनेंस किया जाता है, कहां से? ये पैसा लोन के फॉर्म में लेकर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, राइट। अब यहां पर करंट अकाउंट जो डेफिशिएट है, इसको फाइनेंस करना, ना ही केवल हम इसको फाइनेंस इस पर्टिकुलरली लोन से कर सकते हैं,
कि बाहर विदेश से लोन लिया जाए। इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसके थ्रू हम ये डेफिसिट को यहाँ पर पैसा ले सकते हैं, और वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यहाँ पर एक रिजर्व है, और वो रिजर्व यहाँ पर आपका इन द फॉर्म ऑफ द अदर कंट्री की करेंसी के फॉर्म में ये अपने पास कुछ रिजर्व रखता है, और इस रिजर्व में से चाहे डॉलर, यूरो वगैरह बहुत सारे रिजर्व में किसी फॉर्म में पैसा रखेगा, और इस रिजर्व में से जब भी इनको पैसों की जरूरत होती है, जो डेफिशिएट आया है, तो वो डेफिशिएट इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रिजर्व है ये भी बदलता रहता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, इसलिए इसकी वैल्यू भी बदलती रहती है। तो इसकी वैल्यू भी आपको जब एग्जाम आएगा तो लेटेस्ट वाले ही याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बन सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेटेस्ट एक डेट देखकर पूछा था उन्होंने। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये मैनेज किया जाता है वहां से। और एक बात और है कि आज की डेट में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास इतना है कि इंडिया तकरीबन 8 से 10 महीने का, तो 8 महीने ही है, 8 महीने से 10 महीने का आप कह लीजिए इंपोर्ट जो है हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता चीजों को, कोई भी क्राइसिस आ गया, व्हाटसोएवर इज द रीजन, इंडिया का एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, व्हाटसोएवर इज द रीजन, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जैसे रशिया के ऊपर लगी, सैंक्शंस लग गई, भाई एक्सपोर्ट बना हो गया, बाहर विदेश में जा ही नहीं रहा, इंडिया में ही रह रहा है, अब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस है पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम एक इंपोर्ट नेशन है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर तो लोग बैन लगा सकते हैं, इंपोर्ट के ऊपर क्या बैन लगाएंगे? इंपोर्ट तो यहाँ पर आता रहता है, पूरा नहीं आता लेकिन स्टिल आता रहेगा। तो अगर इंपोर्ट हमारे पास आता रहेगा, तो अगर हम एक्सपोर्ट किए बिना, अब ऑब्वियस एक्सपोर्ट किया तो उससे $80 आया ही था, गया तो नहीं था ना, आया ही था। तो हमारे पास कमी तो $20 की थी, लेकिन 80 तो आया ही था ना, है ना। अब वो 80 भी आना बंद हो गया, यानी कि $100 पूरा पूरा इंपोर्ट ही हो रहा है, और $100 पहले $80 मिल जाता, तब $100 के लिए फाइनेंस चाहिए। तो हमारे इंडिया के पास इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस वक्त कि हम 8 महीने तक का यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो बियर कर सकते हैं, यानी कि 8 महीने तक हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं अपने लिए सामान, इतना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और 8 महीने इज नॉट अ बैड टाइम पीरियड, है ना, अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि जब भी एक इकोनॉमी यहाँ पर डूबती है तो उस इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो मोर देन सफिशिएंट टाइम है, 8 से 10 महीने। अब श्रीलंका की बात ही कर लो, श्रीलंका डूबा और आई थिंक 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो संभल भी गया था। ठीक है, जैसे भी संभला, जो भी रीजन रहा, जैसे भी बाहर विदेश से लोन आए, जो भी आया, लेकिन बेटर होगी सिचुएशन इन कंपैरिजन टू प्रीवियस, है ना। तो 3-4 महीने में संभल कर सामने आ गया। तो श्रीलंका जैसी कंट्री 3-4 महीने में संभल सकती है। तो अगर इंडिया में ऐसी सिचुएशन होती है तो इंडिया के पास तो 8 से 10 महीने का सामान पड़ा है, तो हम आराम से तब तक संभल जाएंगे और अपने दूसरे मेजर्स को लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी यहां पर होता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी तो ये डॉलर, यूरो वगैरह हो गया, तो वो भी तो एक प्रकार के सेट ही है, हमारे आरबी के सेट है ना। तो आरबी के सेट है तो उसमें बदलाव होगा, तो वो भी कहां पर रिकॉर्ड होगा, वो भी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट का ये तीसरा कंपोनेंट है जो कि यहाँ पर कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो कैपिटल अकाउंट में आपके 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है यहाँ पर अगर आप बोरो करते हो या फिर लेंडिंग देते हो अब्रोड से या अब्रोड को। दूसरा इन्वेस्टमेंट करते हो बाहर विदेश में, या फिर वहां से इन्वेस्टमेंट आती है आपके पास। तीसरा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किसी भी तरह का बदलाव होता है। तो ये तीनों के तीनों आपके कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनते हैं, और ये तीनों में बदलाव करने का जो रीजन है वो है आपका जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है करंट अकाउंट की वजह से, उस डेफिसिट को यहाँ पर फुलफिल करने का काम जो है वो यहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट करता है। तो
तो कैपिटल अकाउंट का बेसिक जो यूज है वो रहता है फाइनेंसिंग द डेफिसिट इन करंट अकाउंट, एंड दूसरा है अब्सॉर्बिंग द सरप्लस ऑफ द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में फिलहाल इंडिया का सरप्लस नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसका जो सरप्लस का पैसा है वो भी हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के ही, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रख देंगे या फिर इंडिया वाले बाहर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेंडिंग दे देंगे, व्हाटसएवर, है ना, वो सरप्लस भी यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। ये मैंने एक आपको चार्ट के जब मैंने अब आपको समझाया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, इसके दो पार्ट समझाए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नेट करंट ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड मैंने बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, अदर इन्वेस्टमेंट, रिजर्व अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट, करंट अकाउंट की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स आपके आगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गया यहाँ पर आपका, विजिबल ट्रेड, है ना, विजिबल ट्रेड यानी गुड्स की बात कर रहे हैं, इनविजिबल ट्रेड यानी सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, इस तरह की सर्विसेज यहाँ पर आ गई। यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो मैंने अभी आपको बताया कि गिफ्ट्स आती हैं, डोनेशन, कोई पर्सनल रेमिटेंस, आपने पैसा भेजा है, कोई रिश्तेदार किसी को पैसा भेज रहा है एक देश से दूसरे देश, वो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया। इनकम रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड द प्रॉफिट के फॉर्म में, यहाँ पर वेजेस के फॉर्म में। करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम आपकी शो होती है जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर। ये डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के बीच में। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कंसेप्ट, बैलेंस करंट अकाउंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, मैंने आपको बताया। अब आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो कि असेट और लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, यहाँ पर कोज अ चेंज इन द असेट और द लायबिलिटी, और इसका मेन यूज है फाइनेंसिंग द डेफिशिएंट इन करंट अकाउंट एंड अब्सॉर्ब द सरप्लस ऑफ द करंट अकाउंट, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, किसी भी तरह का लोन लेना और लोन देना, है ना, वो चीज आ गई। अच्छा, इसमें ये देखो, रिसिप्ट ऑफ सच लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर आर रिकॉर्ड ऑन द पॉजिटिव क्रेडिट साइड। यहाँ पर दो साइड्स होती हैं, चाहे बैलेंस ऑफ ट्रेड लगा लो, बैलेंस ऑफ सॉरी, चाहे आप कैपिटल अकाउंट लगा लो, करंट अकाउंट लगा लो, उसमें यहाँ पर क्या था, इसमें अगर कोई भी पैसा आया है, कोई भी पैसा कहीं से आया है, तो वो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में आएगा, यानी कि उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। कहीं पर भी कोई पैसा गया है तो उसको मैं नेगेटिव साइड बोलूंगा और उसको मैं डेबिट बोलूंगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये काफी जगह पे आपको क्रेडिट डेबिट लिखा हुआ मिलेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इट इंक्लूड्स, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना बाहर से, या इंडिया में आया पैसा या बाहर गया पैसा, देखो ये भी लिखा भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज, तो दैट इज रिकॉर्डेड इन द नेगेटिव, यानी कि पैसा यहाँ से गया है और आया है, तो दैट इज रिकॉर्डेड इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द क्रेडिट साइड। चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में किसी तरह का बदलाव यहाँ पर, और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस यहाँ पर एक लिखा हुआ है, दोनों के बीच में, ये आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, पढ़ ही लो फटाफट से, है ना, कुछ ज्यादा, अब तक तो इतना कुछ मैंने समझा ही दिया कि डिफरेंस आराम से समझ में आ जाएगा, पढ़ लो फटाफट। नर्सिंग कमेटी की रिकमेंडेशन मैंने क्या करवाया है नोट्स में, आई थिंक नर्सिंग कमेटी है। नर्सिंग कमेटी तो जरूरी नहीं है ना एक ही बंदा हो नर्सिंग, मतलब नर्सिंग कमेटी बार बार भी तो बन सकती है ना। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं अभी। पढ़ लिया, लो ये भी पढ़ लो।
नरसिम्हा नहीं है, नरसिम्हा नहीं सही उत्तर है, गडगिल भाई सब तो अलग ही थे। ठीक है, ओके डन, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का जो फंडा है वो आपका कंप्लीट हुआ। कैपिटल अकाउंट तो नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आता ही नहीं, वो तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पूरा हो जाता है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेबिट साइड में क्यों? इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज डेबिट साइड में क्यों? गुड क्वेश्चन। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डॉलर है, जो डॉलर है या फिर कोई भी और करेंसी है, वो यहां पर आपकी इंक्रीज हुई है। इस इंक्रीज कैसे होगा डॉलर? या तो आप यहां पर रुपीस को सेल करेंगे और डॉलर को परचेज करेंगे, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होगा, राइट। और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं इसके क्रेडिट साइड की बात करूं, क्रेडिट साइड में क्या होगा, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि आपने डॉलर को सेल किया और आपने रुपीस को परचेज किया, तो आपका ये क्रेडिट आइटम, यानी कि आप ये देख रहे हो कि डॉलर आपका सेल हो रहा है, इसमें डॉलर आपका परचेज हो रहा है, तो आपके जेब से, आपके हाथ से तो पैसा जा रहा है ना, रुपए जा रहा है आपके हाथ से। आपकी खुद की जो असेट लायबिलिटी है उसमें चेंजेस उस तरह से आ रहा है कि आपके जो हाथ से जो रुपए है वो जा रहा है, डॉलर आप परचेज कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज अंडर द डेबिट साइड, ठीक है। अपनी जेब से सोचो ना, आपकी जेब से क्या चीज जा रही है, आपकी जेब से जो आपकी करेंसी है वो जा रही है, आपकी कंट्री की करेंसी जा रही है, उस पॉइंट से देखना, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है करेंसी फ्लक्चुएशन से जुड़ा हुआ, जो अभी मैंने डॉलर रुपये की बात करी उसी से कनेक्टेड है ये सारा चीजें। जो अभी मैंने बात की डॉलर रुपये की, अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो अब समझ में आ जाएगी वो चीज। हमारे देश की जो करेंसी है वो यहाँ पर दूसरे देश की करेंसी से उसका कंपैरिजन हमेशा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, हमें जरूरत है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज ऑलवेज देयर। अब जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको ऑब्वियस है विदेश की करेंसी चाहिए होती है, विदेश की करेंसी चाहिए। जैसे मैंने $20 मुझे चाहिए थे, मेरे पास डेफिसिट था, मैंने कहीं से अरेंज किया, है ना, तो वो $20 में मुझे चाहिए, ऑब्वियस। अब $20 मुझे चाहिए, मान लीजिए मेरे पास नहीं है $20, तो मैं $20 कैसे लाऊंगा? अपने कंट्री की जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी जो है, उसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा $20 में और $20 यहां पर दे दूंगा, यही करूंगा। तो अब मैं यहां पर जब अपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा तो किस फिगर पे कराऊंगा, मतलब क्या इसका पैमाना क्या है, इसका पैरामीटर क्या है? तो इसका पैरामीटर जो है, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को यूरो में, यूरो को येन के साथ, रुपी को पाउंड के साथ कन्वर्ट करना। कोई भी किसी भी कंट्री, दो कंट्री को हम यहाँ पर जब करते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज, तो वहां पर दो चीजें यहाँ पर काम करती हैं। एक होता है फिक्स्ड रिजाइम, दूसरा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कह लो, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और दूसरा होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये दो यहां पर आपके कंपोनेंट हुए। तो जो ये फिक्स एक्सचेंज और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ये यहां पर डिपेंड करता है कि जो दो देश हैं जिनकी करेंसी की आपस में यहां पर हमने वैल्यूएशन करनी है, ये दोनों देशों ने आपस में क्या सेटिंग कर रखा है।
अगर मैं इंडियन रुपी और डॉलर की बात करूं तो इंडिया रुपी और डॉलर जो है वो फ्लोटिंग पे खेलते हैं, ठीक है। इंडियन रुपी ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज के साथ फ्लोटिंग में खेलता है। और ये फ्लोटिंग से क्या मतलब होता है? फ्लोटिंग से मतलब होता है आपका डिमांड और सप्लाई। किसी चीज की डिमांड कितनी है, किसी चीज की सप्लाई कितनी है। डिमांड सप्लाई का खेल कुछ इस तरह समझते हैं कि आप अगर किसी भी चीज को ज्यादा मांग करने लग जाते हो, मान लीजिए कोई भी चीज मार्केट में पहले 10 यूनिट्स अवेलेबल थी, ठीक है, अब यहाँ पर 10 यूनिट्स अवेलेबल थे, उसकी जो डिमांड थी वो 10 यूनिट्स ही थी, मतलब 10 लोग ही उसको मांग रहे थे, तो आराम से चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 10 यूनिट्स जो है, ये आज की डेट में 10 यूनिट्स ही रह गई हैं, लेकिन इसको मांगने वाले लोगों की संख्या 15 हो चुकी है। क्यों? कोई ना कोई कारण रहा, है ना। 10 लोगों को इतनी पसंद आई, उन्होंने बाहर लोगों को और कहा कि ये पेन बहुत बढ़िया भाई साहब, तो और लोगों ने मांगना शुरू किया। लेकिन पीछे से जो सप्लाई आ रही थी वो केवल 10 यूनिट की आ रही थी। जो फैक्ट्री पेन बना रही थी उसकी कैपेसिटी भाई साहब 10 यूनिट बनाने की, उससे ज्यादा वो बना ही नहीं सकती। लेकिन 15 लोगों ने इसको मांगना शुरू किया। देयर आर 15 पीपल हु आस्क्ड फॉर दिस 10 यूनिट्स। अब 15 लोग हम कैसे चुनेंगे? 10 में से, 10 में से हम 15 लोग कैसे चुनेंगे? 10 चीजें हम 15 लोगों को कैसे देंगे? पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि पांच लोग कोई ना कोई तो छूटेगा। अब वो 5 लोग कौन से होंगे और 10 कौन से लक्की लोग होंगे, 5 कौन से अनलक्की लोग होंगे, वो डिसाइड करेगा कि भाई साहब इन 15 में से ऐसे कौन से 10 लोग हैं जो इसका प्राइस जो है वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। क्योंकि ऑब्वियस है, अब जिसने सप्लाई किया उसको पता लग चुका है मार्केट में भाई साहब मेरी चीज की डिमांड ज्यादा है, अब उसके भाव बढ़ चुके हैं, एटीट्यूड बढ़ गया उसका। अब जब भाव बढ़े हैं, एटीट्यूड बढ़ गया उसका, तो ऑब्वियस है वो अपने मुंह मांगी कीमत मांगेगा। वो कहेगा भाई साहब मुझे तो इतना चाहिए, मैं पहले इस चीज को 10 रुपए, मैं इस चीज को पहले 100 रुपए में बेचता था, अब तो मैं इस चीज को 120 रुपए में बेचूंगा। जो भी रेडी है इसको लान खरीदने के लिए मेरे पास आ जाओ, मैं 120 में दे रहा हूँ। तो कोई ना कोई इसमें से 10 व्यक्ति तैयार हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज को 120 रुपए में खरीदने के लिए। तो पहले कोई चीज जो 100 रुपए की थी, आज की डेट में वो चीज 120 रुपए की हो चुकी है। और ये किस लिए हुआ है? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, सप्लाई वहां पर स्टेगनेंट है या फिर सप्लाई डिक्लाइन भी हो सकती है, तो भी आपकी डिमांड जो है बढ़ने के कारण आपके प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हैं। और यही एक इन्फ्लेशन का कंसेप्ट भी इसी से आता है। प्राइस इंक्रीज इस तरह से होते हैं, इन्फ्लेशन में भी यही कंसेप्ट लगता है। प्राइस ऐसे ही इंक्रीज होता है डिमांड सप्लाई की वजह से किसी भी प्रोडक्ट का। अभी मैंने आपको वो डॉलर रुपी का बता रहा हूं कि अब यहाँ पर मार्केट में क्या होगा। मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपके डॉलर की मांग ज्यादा बढ़ गई, तो ऑब्वियस है डॉलर की जब मांग ज्यादा बढ़ गई, डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे, डॉलर का एटीट्यूड बढ़ जाएगा। डॉलर कहेगा मैं तो ज्यादा रुपए लूंगा, अगर आपको $1 चाहिए, मैं तो पहले इतने रुपए लेता था, अब मैं इतने रुपए लूंगा। तो वही आप देख पाते हैं कि $1 की कीमत जो है जब देखो वो बढ़ती हुई नजर आती है। आज की डेट में $1 81 82 होगा, ठीक है। तो $1 के बदले में 81 82 का मतलब ये है कि आपको $1 खरीदने के लिए 81 82 रुपीज देने पड़ेंगे। $1 खरीदने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा। जबकि 1947 की बात करूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब दोनों देशों ने आपस में जब यहाँ पर एक सहमति जताई थी, तो उस टाइम पे $1 की कीमत 1 रुपी हुआ करती थी। और आज की डेट में $1 की कीमत 80 रुपीज पार कर चुकी है। अब इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे कारण यही रहा कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट नेशन ज्यादा है। अब इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो इंडिया को डॉलर ज्यादा चाहिए होगा। एक्सपोर्ट के हिसाब से जो डेफिशिट होगा उसको हम डॉलर में मांगेंगे। अब जब आप डॉलर में चीजों को मांगते रहो, इतने सालों से मांग रहे हो, 1947 से डॉलर मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, खरीद रहे हो डॉलर, तो ऑब्वियस है वो अपना भाव तो एटीट्यूड तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा। उसको पता है मैं जितना मर्जी बढ़ जाऊं, इन्होंने मांगना तो है फिर भी, ठीक है ना। उन्होंने कहा जितना डॉलर को साफ साफ पता है कि मुझे जितना मर्जी मैं इसके प्राइस बढ़ा दूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी देश को डॉलर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, वो मेरे पास झक मार के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो डॉलर यहाँ पर मांगते हैं हम लोग और मांगते रहेंगे जब तक हम एक्सपोर्ट नेशन नहीं बन जाते। तभी तो मेक इन इंडिया को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तभी तो हम एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए और ना जाने क्या क्या चीजें स्कीम हम लेकर आए,
ठीक है, तो ये यहां पर खेल होता है करेंसी की फ्लक्चुएशन का। करेंसी इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है? करेंसी इंक्रीज डिक्रीज होती है वहां के डिमांड सप्लाई के, जितना उसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका जो प्राइस है वो रुपये के मुकाबले यहां पर बढ़ता रहेगा। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया प्राइस इंक्रीज, डिमांड सप्लाई, ये सारा का सारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। दिस इज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि फ्लोट होता रहता है, बदलता रहता है। सब मतलब एक एक मिनट बाद, एक एक मिनट बाद, सेकंड्स बाद यहाँ पर इसके भाव बढ़ते तेज बढ़ते कम होते रहते हैं। दूसरा होता है फिक्स डिजाइन। फिक्स डिजाइन में क्या होता है, दो कंट्रीज आपस में यहाँ पर इस तरह से एग्रीमेंट कर लेती हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, कोई डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपके देश की जो करेंसी है वो मेरे देश की करेंसी है बराबर रहेगी। ठीक है, आपके देश की जो करेंसी है वो मेरे देश की करेंसी के बराबर रहेगी। मुझे एक एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है जो मैंने अभी हाल ही में ऑब्जर्व भी किया था कि यूएई का जो दिरहम है वो डॉलर के बराबर, वो एकदम बराबर ऑलवेज यहाँ पर इक्वल है, बहुत सालों से वो इक्वल है, बदला ही नहीं है। यहाँ पर शायद तीन तीन है, तीन दिरहम, यहाँ पर एक डॉलर इक्वल टू तीन दिरहम है ना, कुछ ऐसा है, तीन के ऊपर है, 3 पॉइंट कुछ है। तो वो सेम टू सेम है, वो डिमांड सप्लाई पे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट इज अ फिक्स डिजाइन, फिक्स्ड है भाई साहब। ठीक है, ये करेंसी फ्लक्चुएशन का थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आया? ओके, ठीक है, तो ये आपका फिक्स डिजाइन एक्सचेंज रेट, ये मैंने अभी आपको समझाया। एंड इसी तरह से यहां पर एप्रिशिएट डेप्रिशिएट होती करेंसी। एक और टर्म आपने सुनी होगी, करेंसी एप्रिशिएशन, करेंसी डेप्रिशिएशन, सुना होगा 100%। तो वो क्या होता है? अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, वो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखो, अगर एक डॉलर की कीमत पहले 75 रुपीज थी, तो अब एक डॉलर की कीमत फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज है, यानी कि मैं 75 रुपए देकर एक डॉलर खरीदता था, आज के डेट में 80 रुपए देकर मैं यहाँ पर एक डॉलर खरीदता हूँ। तो जो यहाँ पर ये रुपये में इंक्रीज हुआ, आपको कि रुपये में इंक्रीज हुआ है, लेकिन रुपये में इंक्रीज नहीं हुआ, रुपये यहाँ पर डॉलर के मुकाबले हम इसको बोलते हैं कमजोर हुआ है। रुपये जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, और रुपये जो डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, और अगर यही चीज जस्ट अपोजिट हो जाती कि एक डॉलर आज के डेट में 80 रुपए है और कल हमने देखा ये 75 रुपए हो गया, तो अगर ये चीज अपोजिट होती तो उसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन। रुपी तो एप्रिशिएट हो रहा है ना, रुपी तो एप्रिशिएट एप्रिशिएट हो रहा है ना, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है एप्रिशिएशन और डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हुआ यानी कि रुपी कमजोर हो रहा है, हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं एक डॉलर के मुकाबले, और एप्रिसिएशन हुआ कि मुझे पहले के मुकाबले अब कम रुपए देने पड़ रहे हैं एक डॉलर को खरीदने के लिए। ओके, ये रुपी एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का फंडा क्लियर है। हाँ, इसमें और कुछ तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। इनकेस एनी अदर क्वेरी, कुछ क्वेश्चन और पूछना है इस टॉपिक में से, पिछले टॉपिक में से, तो पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मेरी तरफ से आज का सेशन यहीं एंड होता है। अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकता है, किसी को जाना है तो वो जा सकता है। मेरी तरफ से एंड है आज का सेशन।
अच्छा, आज आपका एक और क्लास शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड है आपकी एक, तो आ जाना 1 बजे। अच्छा, इसी को रिवाइज कर लो, इसी को रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर 1 बजे मिलते हैं। ठीक है, मैंने मनी को उसका रिप्लाई उसी वक्त कर दिया था कि नरसिम्हन कमेटी जरूरी नहीं है ना 91 में बनी थी, उससे पहले भी बनी हो सकती है ना। नरसिम्हन कमेटी एक थोड़ी ना बनी थी, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी तो बार बार भी बन सकती है। मैं ऑलरेडी उसी वक्त ही रिप्लाई कर दिया था उसका। किसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने में कुछ चार्ज, हाँ चार्जेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चार्जेस मतलब एग्जैक्टली नहीं होते, वो एक आस्क रेट होता है, एक बिड रेट होता है। ठीक है, कि आप किस अमाउंट पे करेंसी को जो परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो, इन दोनों के प्राइसिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। आप तो वैसे देखो $1 को आप जो मार्केट में देखते हो 80 रुपए देखते हो, 81 रुपीज देख लिया, लेकिन एग्जैक्टली जब आप मार्केट में परचेज करने जाओगे ना, जब परचेज करने जाओगे तो आपको 2 रेट्स बताएंगे वो लोग। वो कहेंगे सर इस रेट पे तो हम खरीदेंगे, इस रेट पे हम बेचेंगे। तो वो जो रेट बताएंगे ना, उन्हीं के अंदर उनके चार्जेस होते हैं। आस्क रेट बिड रेट, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज आस्क रेट बिड रेट वाला कंसेप्ट नहीं बताया आपको। एक क्रॉस रेट भी होता है, काफी चीजें होती हैं यार, ऐसे तो बहुत सारी चीजें और एडवांस में बताने वाली होती है, लेकिन अननेसेसरी ऐसे तो कभी अंत ही नहीं होगा कंसेप्ट का, है ना। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर 1 बजे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।